हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर स्कूपी वीडियो ऑफ स्कूप ट्यूबर। आज हम इस वीडियो में पूरी की पूरी सेल बायोलॉजी 30 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टर्म टिश्यू थी वो बाइचेट ने दी थी। अब देख लेते हैं कितने टिश्यूज होते हैं। 4 तरीके के टिश्यू होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू जिसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू जिसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू जिसका ओरिजिन होता है मेसोडर्म। और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू जिसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज का दो पार्ट है, न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलियल सेल्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। ये डिवीजन नहीं दिखाते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं होता है और ये ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। अब देखते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं और रिपेयर भी करते हैं और इनके अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस के अंदर 4 तरीके के सेल होते हैं। एक है एस्ट्रोसाइट, ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। सेकंड है हमारा डाइकोडेंड्रियोसाइट्स, ये माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा माइक्रोगियल शेल, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, एक तरीके से डब्ल्यूबीसी वाला काम। चौथा है हमारा एपेंडाइमल सेल, ये सीडेटेड कॉम्पोनेंट से बने हुए होते हैं और इनके अंदर मूवमेंट होता है सेरेब्रो फ्लूइड का। पीएनएस श्वान सेल होते हैं इसके अंदर जो मेलन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट पूरा नर्वस सिस्टम। अगला है हमारा मस्कुलर टिश्यू। हमारी कितनी मसल्स होती हैं? 639 मसल्स होती हैं। एक्साइटेबल हो सकती हैं, वो सेंसिटिव हो सकती है और कॉन्ट्रैक्टिव हो सकती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है टंग, लॉन्गेस्ट है हमारी ग्लूटियस मैक्सियस, बिजीएस्ट है आई मसल क्योंकि हम हर टाइम उससे काम करते रहते हैं। स्मॉलेस्ट है हमारी टैपिडस और लॉन्गेस्ट है क्वाड्री कैप। ठीक है, अब हम मसल्स को एक बार देख लेते हैं। पहली हमारी स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक। डायग्राम देखते हैं, ऐसे होती है स्केलेटन। लोकेशन कहाँ होती है स्केलेटन की? बोन्स में। शेप होती है सिलेंड्रिकल। स्ट्रेटनिंग होती है ये। नेचर इनका वॉल्यूंट्री होता है। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं ये। ब्रांचिंग नहीं होती है और डिस्क भी नहीं होती है। स्मूथ के अंदर ऐसा डायग्राम होता है। लोकेशन होती है इसकी विसरल ऑर्गन। शेप होती है फ्यूजिफॉर्म। स्ट्रेन इसके अंदर नहीं होता है। नेचर उसका इनवॉलेंट्री होता है। यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांचिंग नहीं होती है और डिस्क भी नहीं होती है। कार्डियक में हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। शेप सिलेंड्रिकल होती है इसकी। स्ट्रेटनिंग प्रेजेंट होती है। नेचर क्या होता है? इनवॉलेंट्री होती है। यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांचिंग भी होती है इसके अंदर और डिस्क भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर पूरा मस्कुलर टिश्यू भी खत्म। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे पहले फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, हमारा कोलेजन और दूसरा इलास्टिक। कोलेजन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कोलेजिन होता है। नेचर होता है इसका इनइलास्टिक। कलर होता है वाइट और ब्रांचिंग नहीं होती है। स्ट्रेंथ पावरफुल होते हैं। इलास्टिक का प्रोटीन होता है इलास्टिक प्रोटीन। नेचर होता है इलास्टिक, कलर होता है येलो, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है और स्ट्रेंथ डेलिकेट होते हैं। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स है वो बना होता है हाइलुरोनिक एसिड से और ग्लाइकोप्रोटीन से। इसके अंदर सेल्स और फाइबर्स एम्बेडेड होते हैं। तीसरा है टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला है मास्ट सेल। मास्ट सेल के अंदर 3 आते हैं। हेपेरिन जिसे हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। दूसरा है सेरोटोनिन जिसे हम वासोकॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तीसरा है हिस्टामिन जिसे हम वासोडायलेटर बोलते हैं। अगला है प्लाज्मा सेल्स, ये सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज को। तीसरा है एडिपोस जो कि फैट स्टोरिंग होता है। चौथा है हमारा फिब्रोब्लास्ट जिसे हम मैट्रिक्स के लिए या फिर फाइबर्स के लिए करते हैं। और पांचवा है हमारा मैक्रोफेज जो फैगोसाइटोसिस दिखाता है बैक्टीरिया का। कनेक्टिव टिश्यूज का 2-3 पार्ट्स हैं, देख लेते हैं। पहला हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें 2 आते हैं। पहला है एरियोलर और दूसरा है एडिपोज। एरियोलर का डायग्राम देख लो, इसमें मास्ट सेल होता है, इलास्टिक फाइबर्स होता है, कोलेजन फाइबर्स होता है और मैक्रोफेजेस होते हैं। इनके अंदर फाइबर जो है वो कम होता है और मैट्रिक्स ज़्यादा होता है और ये अबंडेंट होता है बहुत ज़्यादा। ये फ्रेमवर्क का काम करते हैं एपिथेलियम के लिए और ये अटैच होता है मसल से। एडिपोज के अंदर कोलेजन होता है, फैट होता है और एडिपोसाइट सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? रिजर्व एनर्जी का काम करते हैं। मतलब कि जब हम कभी कुछ खाते नहीं है तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारी बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ से फैट जो है ये टूट टूट के एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, अगला है हमारा ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, क्योंकि जो फैट होता है वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, 2 तरीके के फैट हो सकते हैं, एक होता है वाइट फैट, दूसरा होता है ब्राउन फैट। वाइट फैट मोस्टली
अडल्ट के अंदर मिलता है या फिर ब्लबर व्हेल के अंदर मिलता है, और ब्राउन फीट न्यू बॉर्न बेबीज में, इन्फेंट में या फिर हाइबरनेटिंग एनिमल्स के अंदर मिलता है। वह अगला हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या तो ये रेगुलर होगा या फिर इरेगुलर होगा। रेगुलर के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स कम होता है। सेल्स पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और टेंडेंस जो होती है वो मसल टू बोन को कनेक्ट करती हैं, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करती हैं। इरेगुलर में फाइबर ज़्यादा होते हैं, मैट्रिक्स कम होता है। सेल्स जो होती है वो इरेगुलरली अरेंज होती हैं। ये कहाँ पर मिलती हैं? स्किन के अंदर या फिर एंडोथेलियम के अंदर या फिर पेरिस्टीलियम के अंदर। अगला है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके दो पार्ट हैं, पहला है कार्टिलेज का डायग्राम देख लो। सबसे पहले हम पेरिकॉन्ड्रियम जो कि कवरिंग है कार्टिलेज की। अगला है हमारा एंड्रोजेनिक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ये। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सीक्रेट करते हैं मैट्रिक्स और फाइबर्स को, और लैक्यूना। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ग्रोथ और रिपेयर के लिए होते हैं। एवेस्कुलर होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सॉलिड और प्लीएबल होते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट जो होते हैं वो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, और ये कहाँ मिलता है? ईयर पे, टिप ऑफ नोज पे। अगला है हमारा बोन्स। बोन्स में देख लो, पहले पेरियोस्ट्रियम है, एंडोस्ट्रियम है, येलो बोन मैरो जो कि फैट स्टोर करती है। उसके बाद रेड बोन मैरो है जो कि हीमोपोसिस करती है। इसके बाद हम देख लेते हैं ये वाला पार्ट जो होता है बोन का वो एपिफाइसिस होता है, बीच वाला शाफ्ट डायसिस होता है, और एंड वाला एपिफाइसिस होता है। ठीक है, जो बोन होती है वो वास्कुलर होती है, बायडायरेक्शनल होती है, सॉलिड और नॉन प्लीएबल होती है, मतलब मुड़ती नहीं है। पर बोन का डायग्राम देख लो। सबसे ऊपर आता है एंड्रोटियम, एंड्रोस्टियम के बाद आता है एस्ट्रोजीन्स, उसके बाद आता है एस्टियोब्लास्ट, लेमिना। यहाँ पर देखो ये क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर जो रखी है वो पेरियोस्ट्रियम, और ये कैनाल्स हैं, हेवेरियन कैनाल्स। ठीक है, और जो उसे जोड़ता है दो हेवेरियन कैनाल को उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्क्समैन कैनाल बोलते हैं। यहाँ पर ये भी खत्म। तो सबसे पहला वाला पढ़ेंगे हम एपिथेलियल टिश्यूज। ये हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजनरेशन में काम आते हैं। इनके अंदर वेसल्स नहीं होती हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के अंदर सिंगल लेयर होती है, इसके 4 पार्ट्स हैं। पहला है स्क्वैमस जो कि अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये काम मिलता है। एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूजन करवाता है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन करवाता है, ब्लड कैपिलरी के अंदर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट करवाता है। अब हम पढ़ेंगे क्यूबोडियल। क्यूबोडियल एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम करता है। इसके जो वो हैं पार्ट्स हैं, ब्रश बॉर्डर और सीलिएटेड। ब्रश बॉर्डर पीसीटी में मिलता है, और सीलिएटेड हमें क्या मिलता है? ब्रोंक्यूल्स में मिलता है। तीसरा हमारा कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का ही काम करता है। इसके भी ब्रश बॉर्डर और सीलिएटेड दो पार्ट हैं। ब्रश बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, सीलिएटेड फेलोपियन ट्यूब में या फिर अपेंडिजेस सेल में मिलता है। चौथा है स्टूडियो स्ट्रेटिफाइड। शूडो स्ट्रेटिफाइड भी हमें सिक्रेशन में हेल्प करता है। इसके सीलेटेड वाला जो होता है ट्राइका में मिलता है, स्मूथ मिलता है यूरेथ्रा में मेल के। ठीक है, ये खत्म पूरा। इसके बाद हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। इसके अंदर सिंगल लेयर नहीं होती हैं, काफ़ी सारी मल्टी लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला हमारा ट्रांसनल जो कि रीनल पैल्विक में मिलता है, यूटर में मिलता है, और यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड जो कि केराटिनाइज होता है स्किन और एपिडर्मिस में। नॉन केराटिनाइज होता है वेजाइना या फिर बकल कैविटी। मॉइस्चराइजर और प्रोटीन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये मॉडिफाइड होता है कॉलमनर और क्यूबोइडल एपिथेलियम का। इसको 3 बेस पर बांटा गया है, पहला नंबर के बेसिस पर, दूसरा सीक्रेशन पर, और तीसरा है मोड ऑफ सीक्रेशन पर। तो हम नंबर पर देख लेते हैं यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल्स, मल्टीसेलुलर सलाइवरी ग्लैंड। सीक्रेशन के बेसिस पर एंडोक्राइन डक्टलेस होते हैं ये, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हेटेरोक्राइन कौन से है हमारा? पेनक्रियास, ओवेरी और टेस्टिस। तीसरा एक्सोक्राइन जिनके अंदर डक्ट होती हैं जैसे कि हमारा सलाइवरी डक्ट, कॉपर्स ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, तीसरा है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एपोक्राइन मतलब कि जो एपिकल पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, जैसे कि हमारा मेमरी ग्लैंड के अंदर या फिर ऑक्सिलरी ग्लैंड के अंदर।
अगला है होलोक्राइन, इसके अंदर पूरा सेल डैमेज हो जाता है जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड। तीसरा है मैरोक्राइन, इसके अंदर कोई डैमेज नहीं होता जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। बस हमारे कुछ जंक्शंस रह गए हैं। पहला है टाइट जंक्शन, ये प्रिवेंट करता है लीकेज को। गैप जंक्शन अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ आयंस को। डेम्सोसोम्स कनेक्ट करता है दो सेल्स को। और हेमिडेस्मोडोस कनेक्ट करता है सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। चैप्टर कंप्लीटेड। सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी? स्केलेटन और श्वान ने। जो स्केलेटन थे वो जर्मन बोटेनिस्ट थे और जो श्वान थे वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। इसके बाद मॉडिफाई करी रुडोल्फ विर्च्यू ने। उन्होंने बोला ओमनी सेलुलाe ए सेलुला। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं वो सेल से मिलकर बनती है या फिर सेल के प्रोडक्ट से, और जितने भी न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जेनेटिक मटेरियल लिंक्ड होता है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और हिस्टोन एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और हिस्टोन प्रेजेंट होता है। अब एक बार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अलग अलग जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो सेल एनवेलप होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है ग्लाइकोकैलेक्स, इसमें है ए हमारा कैप्सूल जो कि थिक होता है और बी होती है इसमें स्लाइम लेयर। ये 2 चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमारी सेल वॉल जो कि मिडल में होती है बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव होती है वो स्टेन हो जाती है और जो ग्राम नेगेटिव होती है वो स्टेन नहीं होती है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल होती है, इनर मोस्ट होती है। इसके अंदर मीसोसोम्स होते हैं जो कि फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं। मीसोसोम हेल्प करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन में और सेल वॉल फॉर्मेशन में और रेस्पिरेशन में। इसके बाद सेकंड है इसमें पॉइंट क्रोमेटोफोर्स, ये एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट होता है। तीसरा है हमारा फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। चौथा पिलाई प्रेजेंट होता है। पांचवा न्यूक्लियोइड होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। सिक्स्थ राइबोसोम्स जो इसके अंदर होते हैं वो 70s में होते हैं, 30s प्लस 50s। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम प्लस mRNA को हम पॉलीराइबोस बोलते हैं या फिर पॉलीसोम। पॉलीसोम चेंज करता है mRNA को प्रोटीन के अंदर। सेवन्थ और मेन है इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी जो कि फूड करता है स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल को। इसके एग्जांपल्स हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स या फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स या फिर फाइसिन। जो गैस वॉक्यूल्स होते हैं बीजीए में पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक खत्म, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर फॉस्फोग्लिसरेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका डायग्राम है, एक बार देख लो। ये फॉस्फोलिपिड है, ये वाला एंड इसका हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा वाला हाइड्रोफोबिक होता है जो कि नॉन पोलर भी होता है। कुछ कैरियर प्रेजेंट है प्रोटीन के लिए, चैनल्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है जो कि पेरिफेरल पे लगा हुआ होता है। कुछ सेल वॉल्स देख लेते हैं हम। फर्जाएं के अंदर काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन या फिर प्रोटीन की सेल वॉल होती है। एल्गाई के अंदर सेलुलोज, गैलेक्टिन्स और मेनन्स की सेल वॉल होती है। सेकंड है हमारा सेल ट्रांसपोर्ट। सेल ट्रांसपोर्ट 2 तरीके का है। सबसे पहला एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में जो एटीपी है वो खर्च होती है, अपहेल होता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। दूसरा है पैसिव, इसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होती है, डाउनफॉल होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसके 2 पार्ट हैं, एक है फैसिलिटेड जिसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है स्पेशल टाइप के, दूसरा है डिफ्यूजन जिसके लिए कोई स्पेशल टाइप का प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। इसके बाद ये भी हैं कुछ टर्म्स। पहला है हमारा एंडियोसाइट्स जिसका मतलब है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग या फिर पिनोसाइटोसिस, इसका मतलब है सेल ड्रिंकिंग। और बी है एक्सोसाइटोसिस जिसका मतलब है सेल से बाहर निकालना कुछ। इसके बाद फ्लूइड म्यूजिक मॉडल देख लेते हैं। ये प्रपोज करा था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। कुसाई फ्लूइड नेचर का होता है ये। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखाते हैं। अब हम एक एक करके सेल ऑर्गेनीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरीके के होते हैं ये, आरईआर और एसईआर। जो आरईआर होता है वो मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होती है उसकी न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में। इसके अंदर 80s राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। जो एसईआर है वो स्मूथ होता है, वो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसके अंदर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं और ये लिपिड सिंथेसिस करता है। सेकंड है हमारा गोल्जी बॉडी जो कि दिया था हमारे
कैमिलो गोल्ची ने, इसका फंक्शन होता है पैकिंग और ट्रांसपोर्ट का। ये साइट होती है प्रोडक्शन की ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की। थर्ड है हमारा लाइसोसोम, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। ये फॉर्म्ड होता है वेसिकल्स ऑफ गोल्जी से। इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो काम करते हैं किस किस प्रोटीन के ऊपर, लाइपेज के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। फोर्थ है हमारा वोक्यूल, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसके ऊपर टोनोप्लास्ट की कवरिंग होती है। प्लांट के अंदर ये लार्ज और सेंट्रल प्रेजेंट होता है। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि एक्सक्रीशन में और ऑस्मोरेगुलेशन में काम आता है। वैक्यूल की वजह से जो बॉयंसी होती है एक सेल की वो इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, से पावर ऑफ सेल भी बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर जो मोर परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं और F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और राइबोसोम होता है 70S। इसके अंदर फिजन होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है एक सेल की कितनी एक्टिविटी है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। अगला है हमारा प्लास्टिड, जो कि मिलते हैं हमें प्लांट्स और यूलिनॉइड्स के अंदर। ये तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है, इसके तीन पार्ट्स हैं। अमाइलोप्लास्ट जो स्टोर करता है अमाइलेज को या फिर अमाइलोपेक्टिन को। बी है हमारा इलियोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है ऑयल को। तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट जो स्टोर करता है प्रोटीन को। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ये भी कलर, इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, इसको अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसलिए ग्रीन कलर का होता है। फोटोसिंथेसिस होती है इसके अंदर और ये मिलता है मेसोफिल सेल्स के अंदर। अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं मेसोफिल सेल का। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है ये। एक आउटर कवरिंग होती है जो मोर परमिएबल होती है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन जो कि लेस परमिएबल होती है। ल्यूमेन होता है थैलेकॉइड का इनसाइड का पार्ट, थैलेकॉइड है ये वाला। लेमिना होता है जो कि जोड़ के रखता है दो थैलेकॉइड्स को। ग्रेनुअल्स होता है जो स्टॉक होता है थैलेकॉइड्स का, मतलब कि ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड्स। जो ग्रेना होता है मतलब ग्रेनुअम, वहाँ पर PS2 और PS1 रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शंस। ये नॉन साइक्लिक होता है। जो स्ट्रोमा होता है मतलब कि लैमेले, उसके अंदर PS1 होती है, वो भी लाइट रिएक्शन है और ये साइक्लिक होती है। अगला है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ब्रेन भी बोलते हैं। इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफोर प्रेजेंट होते हैं जिससे कि जो RNA है वो बाहर आ सके। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो mRNA है वो बनता है, rRNA है वो बनता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इससे जुड़े हुए RER होते हैं। अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बहुत मेन है, ऐसा मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। क्रोमोसोम चार तरीके के हो सकते हैं। पहला हमारा मेटासेंट्रिक, इसमें जो दोनों आर्म्स है क्रोमोसोम की वो एक बराबर होती हैं। दूसरा हमारा सब मेटासेंट्रिक, इसमें तो थोड़ी छोटी होती है। सेंट्रोमेयर के आर्म्स जो होती हैं वो बिल्कुल सेंटर से थोड़ी अलग होती है, मतलब एक छोटी होती है पर वो बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस होता है उसके अंदर। इसके बाद है एक्रोसेंट्रिक, इसमें जो हमारा सेंट्रोमेयर है वो काफ़ी, मतलब एक जो आर्म होता है वो बिल्कुल छोटा कर देता है और एक आर्म को काफ़ी बड़ा कर देता है। उसके बाद हमारा टीलोसेंट्रिक, जिसके अंदर एक आर्म होती ही नहीं है, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे आ जाता है हमारा जो सेंट्रोमेयर है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन नेटवर्क होता है प्रोटीनियस फिलामेंट्स का, जो कि प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट या फिर शेप ऑफ द सेल के लिए। ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हमारा सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल। ठीक है, ये 9+0 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये कब काम आते हैं? जब हमारा माइटोटिक डिवीजन हो रहा होता है या फिर कोई भी सेल साइकिल हो रही होती है। इसका एक बार डायग्राम देख लो, ये स्पोक्स हैं, ये तीन तीन के फॉर्म में। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट लगे हुए हैं, या इस बीच में इसे सेंट्रल हब बोलते हैं। ये याद रखना है, 9+0 के फॉर्म में लगे हुए होते हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीटेड। सबसे पहले सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल एक सीक्वेंस होता है इवेंट्स का जो कि सेल डुप्लीकेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर सिंथेसिस होते हैं हमारे सेल के सारे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट और इवेंचुअली क्या होता है, दो टोटल सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, फेजेस पढ़ेंगे अब हम सेल साइकिल के। दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज के अंदर G1 फेज आता है। G1 फेज सेल मेटाबॉलिकली इसमें एक्टिव होता है
और एक कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि जीवन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ फेज। इसके अंदर कोई भी रिप्लिकेशन नहीं होता है डीएनए का, ठीक है। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, इसके अंदर सिंथेसिस होता है और रिप्लिकेट होता है डीएनए। उसके बाद G2 फेज, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके बाद एक और फेज है जिसको हम क्यूशेंट फेज बोलते हैं या फिर जी0 फेज बोलते हैं। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं और वो एग्जिट हो जाते हैं हमारे जीवन फेज से। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं पर वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। कौन से सेल्स होते हैं वो? हाँ, न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड नहीं कर पाते हैं। अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं और उनकी सेल साइकिल देख लेते हैं। ईस्ट के अंदर 90 मिनट्स की सेल साइकिल होती है। यूकैरियोटिक सेल्स जो कि हमारे अंदर होते हैं उसके अंदर एम फेज होता है केवल 1 घंटे का, लेकिन इंटरफेस 23 आवर्स का होता है। इसका मतलब इंटरफेस लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, आपने इतना सब कुछ जान लिया इंटरफेस के बारे में। अब हम क्या जानेंगे? एम फेज के बारे में। एम फेज के दो पार्ट्स हैं, एक है हमारा माइटोसिस, दूसरा है हमारा मियोसिस। माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं पेरेंट्स में प्रोजेनी में वो सेम होते हैं, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन में बोला गया है। ये रिस्ट्रिक्ट होता है हमारा डायप्लॉइड सेल में और रिपेयर करता है डैमेज सेल को। देखा होगा आपने, कभी कभी आपका हाथ कट जाता है तो वहाँ पर नए सेल्स बनते हैं ना, वो माइटोसिस डिवीजन से ही बनते हैं। रिजर्व करके रखता है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को और रिस्टोर करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। ठीक है, इसकी कितनी स्टेजेस है? हमारी 4 स्टेजेस है। पहला हमारा प्रोफेज, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कॉम्पैक्ट होने चालू हो जाते हैं। इनिशिएशन होता है किसका? स्पिंडल फाइबर्स का। और गोल्जी बॉडीज, ईआर, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज के अंदर जो हमारे कॉम्पैक्ट हो रहे थे ना क्रोमोसोम्स वो बिल्कुल बनके तैयार हो जाते हैं, इसलिए बेस्ट स्टेज बोली गई है मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए क्रोमोसोम्स की, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, मतलब बिल्कुल सही बन के क्रोमोसोम तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना वो अटैच होना चालू हो जाते हैं किससे? कैनेटोकोर से, जो बीच वाला पार्ट होता है ना दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का, उससे। और मिलकर ये एक अलाइन हो जाते हैं एक लाइन में जो कि प्लेट जैसी लगती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। उसके बाद एनाफेज, इसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो स्प्लिट कर जाता है और जो क्रोमेटिड होते हैं वो अलग हो जाते हैं। देखो डायग्राम मैंने हर किसी का डायग्राम बना रखा है जिसको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपको ढंग से समझ में आए। ठीक है, इसके बाद एनाफेज में जो क्रोमेटिड होते हैं वो मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ। इसके बाद हमारे टीनोफेज है। टीनोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लस्टर में पहुंच चुके हैं कहाँ पर? अपोजिट पोल्स पर। जो हमारी पहले वाले फेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हुई थी वो रीअपेयर हो जाती है और गोल्जी बॉडीज, ईआर, न्यूक्लियस ये दोबारा बनना चालू हो जाते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है जिसका मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और 2 नई डॉटर सेल बन जाते हैं। जो साइटोकाइनेसिस होता है ना वो एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है। देखो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना, ये फ्यूरो मेथड है जो कि एनिमल्स के अंदर होता है, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा होता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बनती है जिसके अंदर से बाहर की तरफ डिवीजन होता है। देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देती हूँ। ये हमारी टीलोफेज स्टेज प्लांट फेज के प्लांट सेल के अंदर, यहाँ पर ना यहाँ से बीच से एक सेल बननी चालू होती है, मतलब एक प्लेट बननी चालू होती है और ये इवेंचुअली पूरी हो जाती है और सेल डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, तो डॉटर सेल्स में। ठीक है, जब कभी कभी हमारी साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है ना तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाती है। यहाँ पर पूरा माइटोसिस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस के 2 पार्ट्स हैं, एक है मियोसिस फर्स्ट, एक है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट पढ़ते हैं पहले, या फिर उससे पहले हम देख लेते हैं म्यूसिस में होता क्या है। म्यूसिस रिजल्ट करता है किसमें? रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी दिखाता है जो कि इवोल्यूशन में रिजल्ट करता है, मतलब इसी की वजह से हमारा क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। देख लेते हैं भाई ये कैसे कैसे किस में इन्वॉल्व हो रहा है। पढ़ना चालू करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की पांच फेजेस। ठीक है, पहला हमारा लिप्टोटीन। लिप्टोटीन के अंदर जो हमारे क्रोमेटिड्स होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। यहाँ पर कॉम्पैक्ट्स ऑफ क्रोमेटिड चालू, मतलब कि जो हमारे क्रोमेटिड होते हैं ना वो कॉम्पैक्ट होने चालू हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, जाइगोटीन आ चुका है। जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम पेयर्स हैं वो बन चुके हैं और यहाँ पर सिनेप्स बनना है। क्या बनना है? देखो ये आपस में मिल रहे हैं ना तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं।
और जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं इसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये एक बाइवेलेंट स्टेज होती है। उसके बाद पैकाइटिन, यहाँ पर तो जैकोटिन में केवल एक जगह मिल रहा था, पैकाइटिन में ये पूरे मिलने चालू हो जाते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसे हम रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोलते हैं। ये रिजल्ट करता है जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में, इसी वजह से ये इवोल्यूशन में हेल्पफुल है। हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, अब डिप्लोइडिंग स्टेज भी आ चुकी है। एक्सचेंज होने के बाद जो हमारे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ना, वो डिसोल्यूशन होना चालू हो जाता है, मतलब कि कम होना चालू हो जाता है और एक एक्स शेप बन जाती है। मतलब कि एक जगह से टूट चुका है ना, एक जगह से जो जो जोड़ था यहाँ पर जुड़े हुए थे, सिनेप्स बना हुआ था, ये हट चुका है। तो इसलिए क्या बचा हुआ है, एक एक्स सी शेप बची हुई है ना यहाँ पर देखो। इसको हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइकेन्सिस स्टेज आती है। यहाँ पर जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो डिसअपेयर होनी चालू हो जाती है और जो एक काइजमेटा बचा हुआ था ना एक जगह जुड़ा हुआ, वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद मेटाफेज आता है। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर दो प्लेट्स बनती हैं, दो मेटाफेज प्लेट बनती हैं और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। फिर ये एनाफेज फर्स्ट आता है जो कि स्पिंडल फाइबर्स इनको दूर दूर कर देते हैं, दो अलग अलग पोल्स पर कर देते हैं। इसके बाद टीलोफेज के अंदर दो अलग अलग सेल्स बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चालू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होता है, दो सेल्स बन जाते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है, जो बिल्कुल टू कॉपी है किसके, माइटोसिस के। सेम वही प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। ठीक है, ऐसे डिवीजन खत्म और चैप्टर भी खत्म। If you like the video, then hit the like button and subscribe to our channel, The Scoop Tuber. Thank you. Also give your valuable comments in comment box. Thank you.